नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की, मुग़ल साम्राज्य में कितने शासक हुए, सारी डिटेल हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का हमारा यह चैप्टर रहेगा मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। क्योंकि सबसे पहले अगर हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बाबर के बारे में, क्योंकि बाबर ही मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। तो इस कारण आज हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। तो यह भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि भारत में मुग़ल वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो वह था बाबर। ओके, इसको आपको अच्छे से समझना है। फिर देखते हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताता हूँ बाबर के बारे में कि आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ज़्यादा आपको मैटर याद नहीं रखना है, जो एग्ज़ामों में आता है वही आपको याद रखना है। और इसमें से दिल्ली पुलिस हो या चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, हर में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है मुग़ल वंश में से। तो चलिए देखते हैं। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था फरवरी 1483 ईस्वी में। ओके, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। यानी कि कोई सा भी वंश हो, हमें उसके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से बाबर का जन्म काफ़ी बार पूछा भी गया है और इसके पिता का नाम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ याद रखने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो एग्ज़ामों में बार बार आती है। तो ये थी बाबर के बारे में व्यक्तिगत जानकारी। अब इसके बारे में देखते हैं बाबर गद्दी पर कब बैठा था। तो बाबर 8 जून 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ओके, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे कोई सा भी शासक हो, वह जब भी किसी भी शासक का राज्याभिषेक होता है और वह शासक इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें से जरूर क्वेश्चन आता है राज्याभिषेक में से। तो बाबर 8 जून 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अगर आप 8 जून की डेट नहीं याद रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में आपको सन जरूर याद करना पड़ता है, क्योंकि सन ज़्यादातर पूछी जाती है। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक बाबर ही था। यानी कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि वह प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो वह था बाबर। ओके, ये आपको आसानी से याद रखनी है। ये डिटेल है बाबर के बारे में व्यक्तिगत, जो आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताया है और ये आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बाबर के बारे में आगे। तो बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए थे। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर याद रखना। वैसे तो मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर नहीं आता हूँ। फालतू के फैक्ट याद करने से क्या मतलब है, क्योंकि उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट होते हैं वह भी याद नहीं रख पाते हो फिर आप ज़्यादा जानकारी पढ़ोगी तो बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। अब आपको 5 बार के युद्ध याद नहीं रखने हैं, क्योंकि इसमें से आज तक कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। सिर्फ इसमें से आपको यह ध्यान रखना है कि प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे, जिसमें से सबसे पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। यानी कि यूसुफजाई जाति का एक कबीला था, उसके विरुद्ध बाबर ने प्रथम बार आक्रमण किया था। ओके, भारत पर बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई सा भी शासक हो, अगर महत्वपूर्ण शासक होता है तो उसके बारे में युद्ध में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तो चलिए देखते हैं। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे। वैसे तो बहुत से छोटे मोटे युद्ध थे, लेकिन महत्वपूर्ण युद्ध है कौन से, वह 4 युद्ध, जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर हिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आता है। आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, इन क्वेश्चनों में से जरूर आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो प्रथम युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, और यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी और इब्राहिम लोदी की पराजय। ओके, इन युद्धों के बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इन युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे स्पेशल, कि युद्ध कैसे हुआ था, युद्धों में कितने सैनिक थे, वो सारी चीज़ युद्धों के चैप्टर में देखेंगे हम। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। तो खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी में
राणा सांगा को हराया। किसने? बाबर ने। बाबर ने खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी को किसमें हराया? राणा सांगा को हराया था बाबर ने। ओके, और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ये युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये युद्ध आपको याद रखने हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो वह हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ओके, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में 19 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को हराया था। यानी कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 19 जनवरी 1528 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। ओके, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं लास्ट महत्वपूर्ण युद्ध है कौन सा? गागरा का युद्ध। तो गागरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ था? अफगानों और बाबर के मध्य। तो बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों को हराया था। किसके युद्ध में? गागरा के युद्ध में। ये बाबर का अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था। ओके, तो ये युद्ध है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इन युद्धों को आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है। आगे चलते हैं। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। यानी कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। याद रखना कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका प्रयोग किया था? तो बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। इस युद्ध में भाग लेने वाले उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। यानी निशानेबाज थे कौन कौन से? उस्ताद अली एवं मुस्तफा। या यह भी कह सकते हैं कि ये बाबर के महत्वपूर्ण तोपची थे, यानी कि तोप चलाते थे। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले बाबर के महत्वपूर्ण तोपची या महत्वपूर्ण निशानेबाज कौन कौन से थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो महत्वपूर्ण तोपची थे। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अब हम बाबर के बारे में। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मरने वाला प्रथम मध्यकाल का प्रथम शासक था। ये मरने वाला है, ये प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है। तो यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि युद्ध स्थल में मरने वाला प्रथम शासक कौन था? यानी कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम, किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो युद्ध स्थल में मरने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो वह था इब्राहिम लोदी। ये युद्ध स्थल में मरने वाला मध्यकाल का प्रथम मुस्लिम शासक था। ओके, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। ओके, बाबर ने खानवा के युद्ध में किसका नारा दिया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजयी होने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। ये कलंदर की उपाधि गलत है, क्योंकि कलंदर की उपाधि बाबर को उसकी उदारता के कारण दी गई थी। ये प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय होने के बाद किसकी उपाधि धारण की? तो वो उपाधि धारण की थी गाजी की। ओके, आपको ध्यान में रखना है। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। एक तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था और खानवा के युद्ध में बाबर ने विजयी होने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हमारा बाबर के बारे में जितना भी मैटर था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। आप एग्जाम के टाइम पे इस वीडियो को देखोगे तो आपको आज रिवीजन करने में बिल्कुल आसानी रहेगी और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाबर की मातृभाषा कौन सी थी? तो बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। इसके अलावा उसे फारसी और उसका भी अच्छा ज्ञान था। ओके, बाबर की मातृभाषा कौन सी थी? तुर्की। इसके अलावा बाबर को फारसी भाषा भी आती थी और अरबी भाषा भी आती थी। ये बाबर के अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था, लेकिन मातृभाषा कौन सी थी? तुर्की बाबर की। ओके, और उसने इसी में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। याद रखना, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा। या क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाबरनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वयं बाबर ने। ओके, बाबरनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? बाबर ने। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई थी। ओके, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। ओके, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था फिर? हुमायूं। ओके, अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? हुमायूं के बारे में, कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? हुमायूं। वैसे तो बाबर के 4 पुत्र थे।
कौन कौन से थे वे? हुमायूं था सबसे बड़ा, हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी और लास्ट में था हिंदाल। ये बाबर के कौन थे? 4 पुत्र थे बाबर के। लेकिन सिंहासन पर किसे बिठाया? हुमायूं को। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नेक्स्ट शासक के साथ, यानी कि अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, धन्यवाद।